प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग और उसके साथ साथ इलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूँ। इलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है क्योंकि बिना इलिमिनेशन टेक्निक के यूपीएससी के प्रीलिम्स को पास करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव के जैसा है। तो आइए सीरीज को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली LADCS, यहां देखिएगा, लीगल एड डिफेंस कंज्यूम काउंसिल सिस्टम, इसको शुरू किया है। तो इसको शुभारंभ किया है। तो प्रश्न यह है कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, आइए, चूंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस न्यूज से अपडेट होंगे, और अगर अपडेट नहीं है तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सही करना है, आइए देखते हैं। LADCS कानून मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित। तो पहला फैक्ट हमें पता चला कि यह किस मंत्रालय द्वारा है? कानून मंत्रालय द्वारा। परियोजना है जो मुकदमे के दौरान आपराधिक मामलों का सामना कर रहे गरीब लोगों को अपना बचाव करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है गरीब लोगों को। तो इस स्टेटमेंट में हमें तीन ऐसे फैक्ट मिले जो बेसिक जानकारी है, जो कि तथ्य निश्चित तथ्य हैं, संभावित गलत हो सकते हैं। पहला, कानून मंत्रालय हो सकता है, कोई और भी मंत्रालय हो। दूसरा, गरीब लोगों के लिए सिर्फ। और तीसरा कि मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, आइए सेकंड स्टेटमेंट पे। इसको पूरे भारत के 22 राज्यों के 365 जिलों में, अब यहां पर जिलों का नंबर दिया गया है, और ऐसा यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है, यूपीएससी जो नंबर देता है, जो डिजिट देता है, मैक्सिमम केस में वो डिजिट गलत देता है। ठीक है, तो यहां पर एक फैक्ट दिया गया है, 22 राज्य हो सकता है, 22 की जगह पे कुछ राज्यों की संख्या भी बदल जाए, या यहां पर 365 जिले दिए हैं, हो सकता है कि जिलों की संख्या भी बदल जाए। इसमें पूरे भारत के जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों में अंशकालिक, यहां पर पूर्णकालिक नहीं है, अंशकालिक कानूनी सहायता वकील होंगे। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है। सबसे पहले जैसे ही सही और गलत दिखे उसको घेर जरूर देना है, वरन इसका परिणाम क्या होता है कि आप एग्जाम हॉल में सही आंसर बनाने के बाद रंगने के टाइम में जब उसको गोला भर रहे होते हैं तो वहां पर गलत कर जाते हैं। तो इसीलिए सही और गलत जैसे दिखे उसको घेर देना है। अब यहां पर आता है कौन गलत है, सही नहीं पूछ रहा है, गलत कौन सा है। अब ये मैं कह रहा हूं कि संभावित गलत हो कौन सा सकता है। पहले मैंने आपको बताया है कि अगर कोई डिजिट दिखे तो उसको मैक्सिमम केस में संभावित गलत मानना, ऐसा मैंने बताया है। मंत्रालय भी मैक्सिमम केस में गलत होता है, लेकिन यहां पर देखिए डिजिट भी है, यहां पर अंशकालिक है। सरकार अगर मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है तो वो अंशकाल के लिए होगा कि पूर्णकाल के लिए होगा। सरकार किसी को कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही है, क्या वो साल के 3 महीने कराएगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सरकार 3 महीना सहायता देगी और बाकी 6 महीना या बाकी के 9 महीने सहायता नहीं देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो अंशकालिक वाला प्रोविजन है, यह आपको पढ़ने से भी लग रहा है यह गलत होने की संभावना अधिक है, लग रहा है। चलिए हम मानते हैं कि 3 ऑप्शन गलत। अब यहां पर दूसरा में जो डिजिट दिया गया है 365 जिले, हो सकता है नंबर डिजिट का गलत हो,
22 राज्य गलत हो। तो यहां पर कानून मंत्रालय है। अब यहां पर एक और बात थोड़ा सा ध्यान देना है कि कानून से जुड़े हुए और इस मैटर से जुड़े हुए कि और मंत्रालय का नाम आपको पता चल रहा है? शायद कानून मंत्रालय ही एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो लीगल एड, लीगल एडवाइस से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, और कोई मंत्रालय आपको याद नहीं आ रहा। तो ऐसे में अगर हम दूसरा को गलत मानते हैं, तो दूसरा गलत मानते हैं तो ये वाला सी वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में हमें 2 चाहिए। तीसरा भी हमें लग रहा है कि अंशकालिक तो नहीं होना चाहिए, तो तीसरा भी ऑप्शन होना चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 3 और 1 2 3 आ गए। अब यहां पर आपको एक रिस्क लेना है। जब भी एक सलाह है कि जब भी एग्जाम हॉल में आप 2 ऑप्शन इलिमिनेट कर लें, तो वैसे स्थिति में उसको मैं रंग करके ही जरूर आए, उस क्वेश्चन को जरूर बना करके आए, मतलब वहां पे आप रिस्क जरूर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दोनों में से कोई एक रिस्क लेने हैं, फिर भी 50% आपके सही होने की संभावना पर तो आप पहुंच ही गए हैं। आइए अब जान लेते हैं यह है क्या। देखिए, कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली क्या है, का उद्देश्य क्या है कि आपराधिक मामलों का सामना कर रहे गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान कर। ठीक है, और इसे पूरे भारत में 365 जिलों में को चलाया जा रहा है, और यह पूर्णकालिक कानूनी सहायता है, अल्पकालिक नहीं है। ठीक है, तीसरा कि यह नालसा द्वारा वित्त पोषित परियोजना है। नालसा द्वारा वित्त पोषित परियोजना है, इसका मतलब है कि यह किसी मंत्रालय की परियोजना नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे तीनों के तीनों स्टेटमेंट, कानून मंत्रालय वाला भी क्या हो गया, गलत। पूरे 22 राज्यों में नहीं, बल्कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में, राज्यों की कोई सीमा नहीं है, जिले जरूर 365 है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। और थर्ड ऑप्शन कि अंशकालिक नहीं है, पूर्णकालिक है, तो थर्ड ऑप्शन भी, तो इस तरीके से डी नंबर ऑप्शन। देखिए, मैंने इसमें ट्रिक क्या लगाया कि मैंने इसके क्वेश्चन के हर लाइन में वैसे पॉइंट खोजने का, वैसे शब्द खोजने का प्रयास किया जो संभावित गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जब खोजा तो पहले स्टेटमेंट में मुझे 3 ऑप्शन ऐसे मिले जो संभावित गलत हो सकते, सेकंड में मुझे 2 नंबर मिले, 2 डिजिट मिले गलत हो सकते थे, और तीसरा में मुझे ये अंशकालिक मिला जो गलत हो सकता। तो ऐसे मैंने गलत की पॉइंट्स खोजे और इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैंने करने का प्रयास। ठीक है, एक बात और ध्यान कर लीजिए कि ऐसी सीरीज, ऐसा पहल कोई और नहीं चला रहा है, क्योंकि ऐसा पहल चलाने की क्षमता सबके पास नहीं है। हम लोग कुछ ऐसा स्पेशल कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि वी आर सुपीरियर और हम विशेष है, लेकिन हम ये दावा जरूर कर रहे हैं कि ऐसी पहल कोई नहीं चला रहा है, क्योंकि ऐसी पहल करने के लिए बहुत मेहनत करने की, पीछे के यूपीएससी के पीवाईक्यूज पर रिसर्च करने की, और लोग ऐसा रिसर्च नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर इस पहल से आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे तो आप पीटी पास करने के मैक्सिमम संभावित स्टूडेंट्स के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पास ही कर जाएंगे, क्योंकि पास करने के इसके अलावा भी आपको मेहनत करने की, लेकिन यहां अगर आप लगातार लगे रहे तो आप संभावित पास होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में जरूर हो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश ने आश्वासन दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय में पूरे वर्ष कम से कम एक संविधान पीठ काम करेगी। संविधान पीठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, यह प्रश्न भी न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। बेसिकली इस बार के प्रीलिम्स में न्यायपालिका से प्रश्न आने की संभावना काफी अधिक है। कारण क्या है कि हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने एक बार भाषण में, जबकि जुडिशियरी के लोग भी बैठे हुए थे, वहां पर कानून की कुछ खामियों को उनके सामने रखा था। बताया था कि कैसे गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो जेल में, जिनका कि सिर्फ मुचलके भर करके जो जेल से बाहर आ सकते थे, उनके पास पैसे नहीं है और जेल में सड़ रहे हैं। छोटे छोटे क्राइम में, जैसे एकदम गरीब है, किसी ने कोई छोटी सी चोरी की, और वैसे क्राइम में जिसकी सजा 1 6 महीने 4 महीने है, 5 महीने है,
ऐसे क्राइम में अपराधी होने के बावजूद अब वो 2-2, 3-3 साल से जेल के अंदर है, क्योंकि उनके पास उछल के भरने के पैसे नहीं। तो इन मुद्दों पर जब राष्ट्रपति जी ने प्रकाश डाला है, तो ऐसे में फिर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियरी में कुछ रिफॉर्म करने का प्रयास किया। साथ ही जो हमारी लीगल एडवाइजरी संस्थाएं हैं, जैसे नालसा ने, जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा कि नालसा ने एक गरीबों के लिए मुफ्त पहल शुरू की। तो पीछे का कारण क्या है? माननीय महामहिम जी का वो जो भाषण था वो बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशियरी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये भी है, संविधान पीठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं। एक बात और, अगर आप पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन में यह उम्मीद करेंगे कि यहां पर आपके हर स्टेटमेंट में आपका एलिमिनेशन टेक्निक ही काम करे, तो यहां पर सावधान। एलिमिनेशन टेक्निक करंट अफेयर में खूब अच्छा काम करता है, करंट से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स में अच्छा काम करता है, जैसे इकोनॉमिक, पार्लियामेंट, सोसाइटी, इनमें अच्छा काम करता है। लेकिन हिस्ट्री और पॉलिटी में एलिमिनेशन टेक्निक काम जरूर करता है, लेकिन उन सब्जेक्ट की तुलना में थोड़ा कम काम करता है। तो यहां पर आपके नॉलेज का एप्लीकेशन। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट करता है कि भारत का संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े किसी भी मामला को तय करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या निर्दिष्ट नहीं। अब सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि भारत का संविधान यह नहीं बताता कि संविधान पीठ में कितने जज बैठेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, संविधान का अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 के तहत कोई भी मामला संविधान पीठ द्वारा तय किया जाता है। अब यहां पर तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि किसी भी मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेजा जाना है, तो यह संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो यह कह रहा है कि अनुच्छेद 143। अब यहां पर एक बात तो आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि यहां पर आपकी गलतियां कहां हो सकती है। इतना तो समझदारी अगर आप लोगों ने मेरे पीछे किसी चीज को देखा है तो जान ही गए होंगे। जैसे ही आर्टिकल दिखा, क्योंकि आर्टिकल में 143 आर्टिकल को बनाने की संभावना है, आर्टिकल में डिजिट है तो इसमें हेरफेर की संभावना अधिक होती है। जैसे ही आर्टिकल दिखा आपको, और यहां कौन सा सही है घेर देना है। आर्टिकल दिखा, उसको क्या करना है? संभावित गलत मानना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत ही होगा, संभावित गलत मानना। अगर आपने 3 को गलत माना तो कह रहा है कौन सा सही है, तो ये दोनों ऑप्शन गायब हो गए आपके लिस्ट से। अब 1, 2 और केवल 1 का मतलब है कि एक तो निश्चित रूप से सही, एक तो निश्चित रूप से सही है का मतलब है कि संवैधानिक पीठ में 5 या उससे अधिक जज शामिल, ठीक है। सेकंड कहता है कि भारत का संविधान जजों की संख्या संविधान पीठ के लिए तय नहीं करता। अब यह आपके नॉलेज पे टिका पड़ा है, आपको इसके बारे में जानकारी है कि नहीं, ठीक है। अपने संविधान के बारे में पढ़ रखा है कि नहीं। तो अब यहां पर हम 50% पर पहुंच गए, तो आपको रिस्क लेना है, 2 में से कोई एक को आगे टिक करना है, ठीक है। आइए जान लेते हैं। संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ है जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीश होते हैं। आप लोगों ने अगर पॉलिटी की कोई किताब पढ़ी होगी, अगर लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी या फिर कोई भी किताब, तो उसमें यह बताया गया होगा कि संवैधानिक पीठ में 5 या उससे अधिक जजों की बेंच बैठती है, जबकि सामान्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 जजों की बेंच बैठती है। सामान्य मामलों की, अधिकांश मामलों की सुनवाई में ये कंपल्सरी नहीं है, एक जज का बेंच भी बैठ सकता है, लेकिन अधिकांश तौर पर 2 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठती है। अब संवैधानिक बेंच के लिए क्या परिस्थितियां हैं भाई? तो संविधान का आर्टिकल 145(3) क्या कहता है कि जजों की संख्या न्यूनतम 5 होगी। मैंने कहा ना कि 145(3) कहता है कि किसी भी संदर्भ में सुनवाई के उद्देश्य से, तो यहां पर आपको आर्टिकल कितना दिया गया था? 143। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, गलत हो गया। ये कौन सा आर्टिकल है? 145 कहता है। फिर आगे बढ़ते हैं,
कि जब राष्ट्रपति 143 क्या कहता है भाई, कि जब राष्ट्रपति किसी मामले पर, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय अगर चाहते हैं संवैधानिक मुद्दों पर, तो वह आर्टिकल नंबर 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगेंगे। तो आर्टिकल 143 सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए है, न कि संवैधानिक बेंच के बारे में। संवैधानिक बेंच के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल नंबर 145(3), और यह बताता है कि संवैधानिक बेंच में न्यूनतम कितने जज होंगे? न्यूनतम 5 जज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलिमिनेशन के माध्यम से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सिर्फ इलिमिनेशन काम नहीं आएगा। कभी कभी वो दुर्लभ फैक्ट देते हैं, कभी कभी वो सही तथ्य देते हैं, और वे तथ्यों को अगर आप सिर्फ यह मान करके चलेंगे कि सारे तथ्य गलत ही होते हैं, तो आप पॉलिटी और हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन बहुत अधिक गलत हो सकते हैं। वहां पर आपके अपने नॉलेज को काफी अधिक इंक्रीज करने की आवश्यकता। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर है लघु वित्त बैंकों, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। यहां देखिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके बारे में एक तथ्य दिया गया है कि कौन सा सही है, तो सही को घेर दिया आपने। लघु वित्त बैंक कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है। ये एक जानकारी है, ये किस अधिनियम के तहत है? कंपनी अधिनियम 2013। सेकेंड, इन्हें बैंक रहित ग्रामीण केंद्रों में कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट अनिवार्य रूप से खोलने होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन्हें न्यूनतम 25% अपने ब्रांच ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने होंगे। अब यहाँ 25% एक डेटा लिया। तीसरा, आरबीआई ने हाल ही में भुगतान बैंकों में 3 साल के, यहां 3 साल डिलीट दिया, 3 साल के संचालन के साथ एसएफबी के रूपांतरण की अनुमति दी। अर्थात आरबीआई हाल ही में, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि आरबीआई ने हाल ही में जो भुगतान बैंक है, भुगतान बैंक का मतलब पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक, इनको अगर ये 3 साल का एक्सपीरियंस रख लेते हैं पेमेंट बैंक के रूप में, तो इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कन्वर्ट होने की अनुमति दे। थर्ड स्टेटमेंट ऐसा कहे। अब यहां पर कह रहा है कि सही उत्तर का चयन, तो सही उत्तर हमें गलत कहां हो सकता है? यह कंपनी अधिनियम के स्थान पर कोई और अधिनियम हो सकता है। दूसरा, यहां पर 25% के अलावा कोई और ऑप्शन हो सकता है। तीसरा, कि आरबीआई कह रहा है तो यहां पे 3 साल के अलावा कोई और ऑप्शन गलत। ठीक है, तो यहां पर 3 ऐसे फैक्ट हैं जो संभावित गलत हो सकते हैं। अगर इन सब में से सबसे अधिक गलत होने की संभावना पर ध्यान दें, तो भुगतान बैंकों को 3 साल के संचालन का अनुभव के साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने का जो विचार है, यह बाकी की तुलना में अधिक संभावित रूप से गलत होने वाला तथ्य है। चलिए हम इसको 3 साल को गलत मान लेते हैं, तो थर्ड अगर ऑप्शन गलत हुआ तो यह गलत हो गया। अब यहां पर आपके साथ ऑप्शन हो गए केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2। इसका मतलब है कि 1 और 2 दोनों ऑप्शन कठिन है। ऐसे प्रश्न कैसे पूछेगा, और यह प्रश्न आपको अपने करंट अफेयर के नॉलेज के साथ तैयार करना। तो यहां पर आइए इसको जान लेते हैं है क्या। देखिए, केंद्रीय बजट 2014-15 में घोषणा की गई थी, और आरबीआई ने 2014 में निजी क्षेत्र के लघु वित्त बैंकों की स्थापना के लिए एक दिशा निर्देश जारी किया, और लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके तहत कंपनी अधिनियम 2013 के तहत ये एक लिमिटेड, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत किया। का मतलब है कि जो पेमेंट बैंक होते हैं वे बैंक के बैंकिंग रेगुलेशन के तहत स्थापित नहीं होते हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत स्थापित नहीं होते हैं, बल्कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत स्थापित होते हैं, और वे बैंक के तौर पर नहीं बल्कि कंपनी के तौर पर स्थापित। यहां तक क्लियर है? ठीक है, फिर है कि एनएफ, इसको कोई भी निवासी व्यक्ति जो भारतीय है, वह वित्त में अगर कम से कम 10 वर्ष का अनुभव रखता है, तो वह इसके लिए अप्लाई कर सकता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मिनिमम अनुभव कितना चाहिए? 10 वर्ष। जबकि प्रश्न में क्या लिखा हुआ था? प्रश्न में नीचे लिखा हुआ था 3 वर्ष। तो ये गलत हो गया। अब यहां पे आइए, अगला कह रहा है कि इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है?
कि लघु वित्त बैंकों को बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 25% बैंकिंग आउटलेट खोलने की आवश्यकता है। का मतलब है कि आपको अगर बैंकिंग ब्रांच खोलने हैं तो आपके ब्रांच का 25% 25% ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए। ठीक है, जैसे 25% ग्रामीण क्षेत्रों में होने चाहिए, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सही हो गया। ठीक है, अब यहाँ और कुछ फैक्ट है जो देख लेते हैं। यहां देखिए ये लिखा गया है कि हाल ही में आरबीआई ने भुगतान बैंकों को संचालन के 5 साल बाद एसएफबी में रूपांतरण के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका कि 10 वर्षों का फाइनेंस में एक्सपीरियंस है, कोई वित्तीय विभाग या कोई वित्तीय क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो 10 वर्ष के अनुभव के साथ वह पेमेंट बैंक के भुगतान बैंक के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए आरबीआई के पास अप्लाई कर सकता है। और अगर पहले से कोई पेमेंट बैंक है तो वह अगर 5 साल का एक्सपीरियंस रखता है तो वह भी आरबीआई के पास अप्लाई कर सकता है। कितने के किसके लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो कोई निजी व्यक्ति अगर है फाइनेंस के क्षेत्र में तो 10 साल, और अगर कोई भुगतान बैंक है, कोई पेमेंट बैंक है, तो उसके लिए कितना, 5 साल। ठीक है, तो इस तरीके से पहले और दूसरे ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, और तीसरा ऑप्शन आपका। तो ऐसे प्रश्नों को सही करने के लिए आपको नॉलेज की भी आवश्यकता हो। अब यहां पर ये देखिए ये प्रश्न है, बेसिकली हम सभी आजकल जान रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय है। तो इससे जुड़े हुए जो भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, जैसे बैटरी चालित वाहन, तो ये क्यों हो रहे हैं, ताकि पर्यावरण में CO2 का उत्सर्जन कम हो, अन्य जो प्रदूषित गैस है उनका उत्सर्जन कम हो। तो बैटरी के संबंध में हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, कह रहा है कि कौन सा सही। देखिए पहला ऑप्शन, यह नियम सभी प्रकार के बैटरियों को कवर करते हैं, सभी प्रकार के बैटरियों को कवर करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमेटिक बैटरी। और अच्छा एक बात आप लोग खुद ही बताइए, सरकार अगर बैटरी के अपशिष्ट को, जो बैटरी यूज करने के बाद जो उसका अपशिष्ट बच जाता है, तो प्रबंधन करने के लिए नियम बनाएगी, तो वह क्या किसी स्पेशल बैटरी के लिए बनाएगी कि सभी प्रकार के बैटरियों के लिए बनाएगी, सभी प्रकार के बैटरियों के लिए बनाएगी। तो इसलिए पहले स्टेटमेंट में यह सही होने की संभावना अधिक। सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं, नियम अपशिष्ट बैटरी के संग्रह और पुनर्चक्रण में नए उद्योगों और उद्यमिता की स्थापना को बढ़ावा देते हैं। अब सरकार बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम लेकर के आई है, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इस नियम के माध्यम से बैटरी के अपशिष्ट को प्रबंधन करने के लिए नए लोगों को, नए टेक्नोलॉजी को डेवलप करके इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। तो यह नियम अगर बैटरी के अपशिष्ट को प्रबंधन से ही जुड़ा है, तो उस क्षेत्र में नए रिसर्च को बढ़ावा देने के तो प्रोत्साहित करेगा ही करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट एकदम साधारण स्टेटमेंट है, तो भी सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, कहता है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। का मतलब है कि यह अवधारणा के आधार पर, इसके अवधारणा के आधार पर कार्य करते हैं। अब यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व होते क्या है। बेसिकली विस्तारित उत्तरदायित्व, उत्पादक उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसका जो वेस्टेज होगा, जैसे अगर आप कोई चिप्स बनाते हैं और उसको प्लास्टिक के थैले में पैक करके मार्केट में बेचते हैं, तो चिप्स का प्लास्टिक जो मार्केट में यूज होने के बाद वेस्ट में जा रहा है, तो प्रबंधन करने का दायित्व भी आप ही का। दूसरा, अगर आप मोबाइल बनाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाते हैं, वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपभोक्ता उपयोग करते हैं, उसके बाद जब वह खराब हो जाता है या डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो उसको क्या करते हैं, वो बेच देते हैं या फेंक देते हैं। तो ऐसे में वो जो ई कचरा है उसको भी
मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जिस कंपनी ने उस कचरा को, इसी को कहते हैं विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व। तो यह कह रहा है कि इस नियम के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व का कंसेप्ट भी शामिल किया गया। तो भाई ये तो किया ही जाएगा ना। अगर कोई कंपनी बैटरी बना रही है तो बैटरी का कचरा अगर बाहर मार्केट में आया, बैटरी यूज होने के बाद मार्केट में आई, तो उसको मैनेज कौन करेगा? नहीं मैनेज करेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक पर्यावरण प्रदूषक बन जाएगा। तो मैनेज करने का दायित्व किस पर होगा? जिसने बैटरी बनाई है तो वह उसको मैनेज भी कर पाएगा, क्योंकि वह उस बैटरी के टुकड़ों को ला करके पुनः रिसाइकल करके अपने यहां उपभोग में ला सकता है। तो यह कंसेप्ट भी सही लग रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही है कि क्या है, सही लग रहा है, आपको ऐसे ही सोचना भी है। ईपीआर अर्थात यही दायित्व उत्पादक उत्तरदायित्व अनिवार्य करता है कि सभी अपशिष्ट बैटरियों को एकत्र किया जाए और उन्हें पुनर्चक्रण नवीकरण करने के लिए भेजा जाए, और यह लैंडफिल और भस्मीकरण के निपटान पर रोक लगाता है। अब इसके बारे में बताया गया है कि ईपीआर बेसिकली विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्या है? यह कहता है कि जो भी अपशिष्ट बैटरियां हैं उनका पुनर्चक्रण किया जाए और नवीकरण किया जाए। मतलब अगर वो वेस्ट हो जाती है तो फिर से उनको रिसाइकल करके फिर से बैटरी बना दी, लेकिन उनको लैंडफिल अर्थात कहीं भूमि में दफना देना या भस्मीकरण, भस्मीकरण का मतलब आग में जला देना, ऐसा करने पर रोक लगा, कहता है रोक लगा। तो यह भी तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट लग रहा है, लग रहा है ना। कोई भी बैटरी को ऐसे आप जमीन में गाड़ देंगे तो क्या है? प्लास्टिक कचरा है, खराब नहीं होने वाला है, वो आपको हमेशा परेशान करेगा, मिट्टी को खराब करेगा। तो ऐसे में ये चौथा स्टेटमेंट भी सही लग रहा है। अब यहां पर ध्यान रखना है कौन सा सही है? डी ऑप्शन है। यह प्रश्न इसलिए शामिल किया गया है, अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू को देखते हैं तो यूपीएससी के पीवाईक्यू में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो कि किसी कंसेप्ट से जुड़े होते हैं, और जो एक नॉर्मल समझदारी, अगर आपके पास बेसिक कॉमन सेंस है तो उससे वो जुड़े प्रश्न होते हैं, और उन कॉमन सेंस के आधार पर उस प्रश्न को सही किया जा सकता है। ज्ञान के आधार पर तो प्रश्नों को सही नहीं किया जा सकता। इस प्रश्न को आप पढ़ करके कभी भी अगर सोचते कि आप नॉलेज से सही करेंगे तो इस प्रश्न को सही करना लगभग इम्पॉसिबल। लेकिन अगर आपके पास बेसिक समझदारी है, चीजों को समझते हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। यह एक बढ़िया समझदार स्टूडेंट के लिए प्रश्न, और यूपीएससी ऐसे प्रश्नों को रखता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, यह नाबार्ड के बारे में एक प्रश्न है। नाबार्ड चूंकि लगातार चर्चा में रहता है, तो नाबार्ड के बारे में यूपीएससी क्या प्रश्न पूछ सकती है? पहला, यह बी शिवरमन समिति की सिफारिशों के अनुसार स्थापित किया गया। अब ये आप लोगों का नॉलेज बताएगा कि आप लोग कितना इसके बारे में जानते हैं। सेकंड, यह सतत ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय हस्तक्षेप प्रदान। थर्ड स्टेटमेंट, यह राज्य सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और इनकी वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करता है। फोर्थ स्टेटमेंट, ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यह एक फंड बनाया गया है। यह फंड नाबार्ड और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है। कह रहे कौन सा सही है? मुझे पता है कि मैंने जैसे ही पढ़ा आप लोगों ने कोई ना कोई गलत तथ्य को जरूर पकड़ लिया है। अगर आप लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं तो मुझे पता है कि आपने पकड़ लिया है कि सर ये गलत है। बिल्कुल, यहाँ ये जो चौथा स्टेटमेंट है यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर एक डेफिनेट फैक्ट दिया गया है कि जो फंड बना हुआ है, फंड कौन बना रहा है? नाबार्ड और विश्व बैंक। हो सकता है नाबार्ड के स्थान पर कोई और संस्था हो सकता है विश्व बैंक के स्थान पर कोई और संस्था हो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये दोनों दो ऐसे जब भी फैक्ट मिले जहां पर दो संस्थाओं के बारे में चर्चा की जाए तो आप मैक्सिमम केस में इसको गलत मानने की प्रोबेबिलिटी रखिएगा। ठीक है, अगर हम इसको गलत मानते हैं तो चौथा अगर गलत हो रहा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आपके पास ऑप्शंस आ गए 2 और 3 और 1 2 3। इसका मतलब 2 और 3 सही है। अगर आप पहले तथ्य को जानते हैं तो आप इसका आंसर करने में सफल है। पहला तथ्य क्या है कि नाबार्ड की स्थापना बी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। बेसिकली नाबार्ड की स्थापना 1982 में बी शिवरमन समिति की रिकमेंडेशन पर ही की गई,
और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था, इसका नाम देख लीजिएगा नाबार्ड का, हाँ फुल फॉर्म दिया गया है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। तो उद्देश्य क्या था? कृषि विकास को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्र में जो अवसंरचनाएं हैं उनके विकास को बढ़ाना। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के अवसंरचना विकास में जो भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं उनको भी सहयोग देना है। तो ग्रामीण क्षेत्र की अवसंरचना में कौन कौन से बैंक जुड़े हुए हैं? राज्य सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इनको भी सपोर्ट करना और इनकी स्थिति को ध्यान में रखना, ये नाबार्ड का, समझ रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आप सभी जानते हैं हम लोग यूपीएससी का एक पीवाईक्यू शामिल करते हैं ताकि आप लोगों को आप सही दिशा और दशा बता सकें। ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक सागर आयोग ग्लोबल ओशन कमीशन अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र स्तरीय अर्थात सीबेड में खोज और खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करता है। कुल बात भूल करके कहता है कि लाइसेंस कौन देता है समुद्र में खोज के लिए? वैश्विक सागर आयोग। ये देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन है 2021 का। ये इसलिए शामिल किया है मैंने कि आपको बता सके कि यूपीएससी आसान तरीके से एलिमिनेशन करने का ऑप्शन देता है आपको। सेकंड, भारत ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया। अब भारत को समुद्र में खोज करने के लिए लाइसेंस। थर्ड स्टेटमेंट, रेयर अर्थ मिनरल्स या दुर्लभ मृदा अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्थल पर उपलब्ध है। कहता है कि रेयर अर्थ मटेरियल जो होते हैं, जो दुर्लभ प्रकृति के खनिज होते हैं, वो समुद्र के सतह में पाए जाते हैं। तो ये तो आसान सा जानकारी है कि समुद्र के सतह बहुत दुर्लभ दुर्लभ खनिज पाए ही जाते हैं। तो 3 ऑप्शन सही है। आप लोग कह रहे हैं कौन सा सही है? मुझे पता है कि आप लोग इसका सही आंसर समझ चुके हैं कौन सा है। पहला पढ़िए कि वैश्विक सागर आयोग नाम दे दिया, यह लाइसेंस देता है। भाई क्यों ये लाइसेंस देगा? इसके साथ तो कोई और लाइसेंस देगा, हो सकता है ना? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी एक संस्था है, वह लाइसेंस दे सकती है। तो जैसे ही नाम दिया आपने इसको क्या किया? गलत मारा और आपका आंसर निकल गया। जैसे ही 3 आपने गलत मारा आपका आंसर निकल गया 1 और 2, और यही सही आंसर है। तो देखिए यूपीएससी कितना आसान आंसर आपको, कितना आसान ऑप्शन देता है इलिमिनेट करने का। ठीक है, आइए अगले मैप की ओर चलते हैं। ये देखिए इंडिया की मैपिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि रणथंभौर, सरिस्का एवं केवलादेव ये राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान स्थित 3 टाइगर रिजर्व स्थल हैं। ये कहता है कि ये तीनों राजस्थान में स्थित हैं और तीनों क्या है? टाइगर रिजर्व। कौन कौन? रणथंभौर, सरिस्का और केवलादेव। दूसरा, केवलादेव घाना और सांभर झील राजस्थान स्थित रामसर स्थल है। थर्ड स्टेटमेंट, अरावली पर्वत हार मरुस्थल एवं राजस्थान बगार को विभाजित करती है। उपयुक्त कथनों में कौन सा गलत है? सही और गलत को घेरना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहां पर ये मैप का क्वेश्चन है, यहां पर गलत कहां हो सकता है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप ही लोग बताएंगे कमेंट में इनमें से कौन सा आंसर सही है। और मैं हट जा रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कमेंट में ये बताएंगे कि कौन सा सही आंसर। ठीक है, आज हम लोग वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, तो कल वर्ल्ड मैपिंग का क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद अगर आप लोगों का आंसर सही रहे तो ठीक है, अगर गलत रहे तो हम कमेंट में रिप्लाई करके इसका सही आंसर आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस सेशन से जुड़े रहें, हमारे इस पहल को आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।